अगर बाहर निकल जाएगा तो वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर अचीव करेगा। इसीलिए गैलियम के केस में भी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है। सेम ट्रेंड आपको कैडमियम से लेके इंडियम तक आते हुए दिखेगा। बिल्कुल सेम ट्रेंड कैडमियम से इंडियम आते हुए। यहां पर देखिए इंडियम है। इंडियम में भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, वो पी में आ रहा है। इसीलिए उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कम एनर्जी लगता है। तो ये तो हमने एक तरह का जो एबरेटिव बिहेवियर उस पर बात कर लिया। वो एबरेटिव बिहेवियर है ये बेरिलियम बोरॉन वाला, और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला, जिंक गैलियम, और कैडमियम इंडियम वाला। अब एक और तरह का एबरेटिव बिहेवियर हमें यहां पर दिखता है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, और यहां पर भी फास्फोरस के बाद भी हमें दिखता है। चलिए देखते हैं वो ऐसा क्यों होता है। फास्फोरस से सल्फर जाते हुए भी एक जो है भले ही नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बढ़ना चाहिए था, लेकिन घट रहा है। चलिए वो देख लेते हैं क्यों होता है। कहां पर हमने देखा ऑक्सीजन, कहां पर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हुए, सो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हुए, और यहां पर फास्फोरस से सल्फर जाते हुए। आप गौर करें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल को अगर देखें, 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स हंड्स रूल को फॉलो करते हुए एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में आएगा। 2p जो सबशेल है उसके तीन जो ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला है। किस केस में? ये हम 2p की बात कर रहे हैं। किस केस में? ये केस है नाइट्रोजन वाला। अब जब ऑक्सीजन बनता है तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है अब यहां पर आता है, जबकि नाइट्रोजन के केस में ये बहुत ज्यादा स्टेबल था। ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल था जब ये नहीं था। अब ऑक्सीजन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया तो सिमेट्रिकल बिहेवियर टूटा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं रहा, असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। अब तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इसे स्टेबिलिटी मिलेगा। ऑक्सीजन वाला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकले तो उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, चूंकि उसे स्टेबिलिटी मिलेगा, इसीलिए कि उसे निकालना जो है वो थोड़ा आसान होता है, कम एनर्जी लगता है, क्योंकि वो निकलेगा तो स्टेबिलिटी मिलेगा। सेम चीज यहां पर फास्फोरस और सल्फर के केस में भी आपको दिखेगा, क्योंकि यहां पर सल्फर से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो फास्फोरस के केस में जैसे था इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कि 3p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन था, जब सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वही वाला इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर वो अचीव करेगा, तो ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। सेम केस जैसे कि इससे पहले हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला कंसीडर किया था, उस पर जो बात किया था हमने, तो सेम चीज यहां पर भी लागू होगा। इसीलिए फास्फोरस से सल्फर जाते हुए भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो घटता है। तो ये जो एबरेटिव बिहेवियर है ये प्रोमिनेंटली हमें दिखता है यहां पर और यहां पर, और यहां पर हमें थोड़ा सा ही दिखता है। आगे फिर ये प्रोमिनेंस जो है ये घटते जाता है। अब देखिए हमने इससे पहले एक और चीज पे बात किया था, पीरियोडिक टेबल में बात किया था, वो ये कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये रिड्यूस करेगा, घटेगा। वो तो हमने क्यों घटेगा देख लिया, क्योंकि नया सेल का इंट्रोडक्शन होगा, इसीलिए उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, चूंकि वो बहुत दूर रहेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा वो बहुत कम होगा, इसीलिए उसे बाहर निकालना थोड़ा आसान होगा अगर उसी ग्रुप में उससे पहले वाले एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करें। तो अब इसी ट्रेंड को यहां पर ग्राफ में देख लेते हैं। ग्राफ में चलिए जो 18th ग्रुप है उसी को कंसीडर कर लेते हैं। ऊपर से नीचे आते हैं 18th ग्रुप में हीलियम, सो हीलियम से नियॉन से आर्गन, इसी तरह से क्रिप्टन होते हुए जेनॉन होते हुए फिर आप नीचे बढ़ जाते जाएं, ग्रुप में नीचे की तरफ जाते जाएं, देखें ये जो है ये घटते जा रहा है। सिमिलर ट्रेंड अगर आप एल्कली मेटल्स को देखें, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, सो इस तरह से फिर सीजियम, इस तरह से आप देखें ये जो है ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा है। कहीं भी आप कंसीडर करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रहा है। अब एक ग्रुप है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक का भी, वहां पर भी देख लेते हैं।
सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इस तरह से देखे जो ट्रेंड है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो जो है वो दिखा रहा है कि वो धीरे धीरे ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हुए वो घट रहा है। अब कुछ बातें और, जैसे कि यहां पर हमें बड़ा अजीब सा यहां ट्रेंड दिखता है पीरियड 4 में, पीरियड 5 में भी बड़ा अजीब सा यहां पर ट्रेंड दिख रहा है, कहीं बढ़ रहा कहीं घट रहा है, और पीरियड 6 में तो और ज्यादा अजीब है ये जो स्ट्रक्चर है, देखें ये बहुत बहुत ज्यादा अजीब है। इसके पीछे का रीजन ये है कि पीरियड 4 में इस जगह पे यहां से लेके इंट्रोडक्शन हो जाता है यहां तक d ऑर्बिटल का, यहां 3d ऑर्बिटल फिलअप होता है, और यहां पर इस जगह से लेके इस जगह तक 4d ऑर्बिटल फिल हो रहा है। भले ही यहां 5s ऑर्बिटल हो, यहां पर 5p ऑर्बिटल फिल हो रहा हो, लेकिन यहां पर 4d ऑर्बिटल फिल होता है। और इस जगह पे 6th पीरियड में यहां पर जो है d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल भी फिल होता है। यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसीलिए उनका जो बिहेवियर है बड़ा अजीब सा होता है, क्योंकि वो इनर लेवल का जो शेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स आता है, इसीलिए इनका बिहेवियर बड़ा अजीब है, और जो कि आपके कोर्स में भी नहीं है। बेसिकली ये जो एबरेटिव बिहेवियर है ये क्लास 11th में ये आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये जो बहुत ही फंडामेंटल जो एबरेटिव बिहेवियर है यही पढ़ना है। चलिए अब कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं। हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पे बात किया, वैसे जिस आयनाइजेशन एंथैल्पी पे हमने बात किया था वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। आप एक न्यूट्रल एटम को आयन में कन्वर्ट कर रहे हैं और पहली इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो उस तरह के आयनाइजेशन एंथैल्पी को कहा जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरह से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होता है। सो हमने बात किया अभी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे, एंथैल्पी। उसी तरह से सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होता है और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होता है। चलिए देख लेते हैं ये सब है क्या। जब एक एटम से आप पहला इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, लेट्स से कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकाल रहे हैं, तो जो एनर्जी लगा लेट्स से E1, तो ये E1 जो है ये है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये बाहर निकल चुका है, बाहर निकल चुका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कैटायन बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब जो आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, अब जो एनर्जी लगेगा, इस केस में जो एनर्जी लगेगा लेट्स से E2, दिस E2 इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें प्लस प्लस चार्ज आ गया, 2+ चार्ज आ गया। अब अगर आप फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, लेट्स से E3 एनर्जी लगा, इस एनर्जी को हम थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। अब अगर हम किसी भी एक एटम के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करें तो देखें ये क्या होगा, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो हम एक सेम एटम को कंसीडर करेंगे, एक ही एटम में देखेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो एक एटम है, अब क्या है, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो E1 एनर्जी लगा, तो जैसे ही ये बाहर निकला तो ये तो भाई कैटायन में कन्वर्ट हो गया, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, इसमें अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है लेट्स से कि यहां पर 4 था, तो मान ले कि यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन था, एक को हमने बाहर निकाल दिया, जितना एनर्जी लगा वो E1 है, तो 4 में से अब 3 इलेक्ट्रॉन्स बचा। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस केस में कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है मतलब जो रेपल्सिव वाला इफेक्ट है, रेपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा था वो थोड़ा कम हो गया। जब ये कम हो गया मतलब ये बहुत क्लोज आ गया, थोड़ा ज्यादा क्लोज आ गया इस न्यूक्लियस के, इसका जो रेडियस है वो भी छोटा हो गया। लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात किया था कि आयोनिक रेडियाई का क्या होता है। सो इसका रेडियस भी थोड़ा कम हो गया, ये सारे थोड़ा क्लोज आ गए। जब ये क्लोज आ जाएगा तो जो इफेक्टिव फोर्स
इस इलेक्ट्रॉन में, लेट्स से कि इस इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे, सो इस इलेक्ट्रॉन में अब जो फोर्स लगेगा वो पिछले केस से ज्यादा रहेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ से खींचेगा, क्योंकि रेपल्सिव फोर्स थोड़ा कम हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स तो उतना ही होगा क्योंकि न्यूक्लियस तो सेम है, उसी एटम की हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस सेम हो गया। यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो रेपल्सिव फोर्स कम हो गया, रेपल्सिव फोर्स कम हो गया मतलब इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अब बाहर निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगा। सो ऑब्वियसली E1 से E2 जो है ये ज्यादा होगा। अब सेम लॉजिक से हम कह सकते हैं कि इसमें अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कम हो गया। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कम हो गया तो इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ गया। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अगर E3 एनर्जी चाहिए होगा तो वो और ज्यादा होगा, वो और ज्यादा होगा। सो यहां पर हम कह सकते हैं E1 से बड़ा होगा E2 और E2 से बड़ा होगा E3। सो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है, फिर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, फिर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है। तो इस तरह से हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी का पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है आज के इस वीडियो में ये देखा। अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, जिस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर से देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।